Yes, friends, good afternoon. चलो, कैन वी कंटिन्यू? चलिए, तो प्रीवियस पार्ट में हमने सेक्शन 5 पढ़ा था. अगर इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया में या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऑलवेज टैक्सेबल वेदर यू आर आरओआर आर एनओआर या एनआर. इफ इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस, ऑलवेज टैक्सेबल. अगर इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया के बाहर एंड अक्रू भी इंडिया के बाहर हो रहा है, एंड इफ यू आर आरओआर स्टिल टैक्सेबल. इफ यू आर आर एनओआर, यहां पे दो चीजें याद रखना है. अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया, देन ओनली टैक्सेबल. रेस्ट ऑल केसेस नॉट टैक्सेबल. नॉन रेसिडेंट के केस में ऑलवेज नॉट टैक्सेबल. राइट? तो वी हैड सीन व्हाट डू मीन बाय रिसीव्ड इन इंडिया. अब रिसीव्ड इन इंडिया में इफ यू आर हैविंग नोट्स, देन जस्ट हाईलाइट दिस. रिसीट ऑफ इनकम on the first occasion. तो जिस टाइम इनकम जनरेट हो रहा है उस टाइम अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है, देन ओनली विल कंसिडर एज रिसीव्ड इन इंडिया. Whenever income is generated, that time it is received abroad and later on it is transferred in India, it will be called as remittance in India. Okay? ये deemed to be received in India जो है सेक्शन 7 फिलहाल मैं पेंडिंग रख रहा हूं. Okay? Reason being, here you can see employers contribution to recognized provident fund, unrecognized provident fund. अब ये आरपीएफ, यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ये क्या होता है, ये हम सैलरी में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके? तो करंटली आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द प्रोविडेंट फंड, सो व्हेन विल डिस्कस प्रोविडेंट फंड विल कम बैक टू दीज 3 प्रोविजंस. फिलहाल के लिए बस याद रखो ये 3 प्रोविजंस ऐसे जहां पे भले एक्चुअल में आपको पैसे नहीं मिल रहा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि it is received in India. Okay? Accrue or arise in India. Now here, what is the difference between accrual and due from income tax point of view? Say for example, हमने कोई डिबेंचर में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए. ओके? डिबेंचर में हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है एट द रेट 10%, यानी कि इंटरेस्ट से 1 लाख रुपीज. एंड कंपनी ने कहा है कि एवरी ईयर 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ओके? सो ऑन 31 मार्च यू विल बी गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख. नाउ टेल मी व्हेन एन इनकम इज अक्रूड, व्हेन वी कैन से इनकम इज अक्रूड. व्हेन नहीं, इनकम परचेस तो सपोज 4 साल पहले आपने किया है, हर साल आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है. हम बात करें इनकम की. राइट? तो यहां पे इन आर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपने वो डिबेंचर्स होल्ड करके रखे. थ्रू दिस ईयर आपका इंटरेस्ट इनकम कितना है? 1 लाख रुपीज. व्हेन वी कैन से इनकम दैट इंटरेस्ट इज अक्रूड? 31 मार्च? रॉन्ग. Interest income will be accrued every day. Every single day, per day का interest accrue हो रहा है. Okay? So here income is accrued every day. Only company is obliged to pay on 31st March. Okay? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि interest is becoming due. Due means here you are getting right to enforce the payment. Right to enforce the payment. So as on whenever an income becomes due, you can enforce the payment. Suppose आपने 6 months के लिए होल्ड किया था ये डिबेंचर, तो 6 months का हमें 50,000 वैसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. राइट? अगर आप कह रहे हो कि 31 मार्च को ड्यू हो रहा है तो यहां पे 1 लाख रुपीज आना चाहिए था, लेकिन पर डे इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है. ओके? तो 50,000 यहां पे अक्रू होना चाहिए था. ओके? लेकिन क्या यहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा. कंपनी आपसे कहेगी 31 मार्च को ही हम पे करने के लिए ऑब्लिग्ड है. यू कम टू 31 मार्च, हम आपको 50,000 पे करेंगे. आर यू ऑल गेटिंग? सो हियर अक्रूअल एंड ड्यू में ये बेसिक डिफरेंस है. वन मोर एग्जांपल, सपोज आप आर्टिकलशिप कर रहे हो एंड आप से 30 डेज के लिए काम कर रहे हो, आपका पर मंथ स्टाइपेंड है 3,000 रुपीज. ठीक है? एंड आपके सीए ने कहा है कि एवरी मंथ स्टाइपेंड जो है वो नेक्स्ट मंथ के 2nd को मिलेगा आपको. ठीक है? से जैन का अगर
स्टाइपेंड है तो आपको सेकेंड फेब को मिलेगा. ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो फिर भी मैंने सेकेंड रखा है. मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तो हमारे सर 5th 7 को देते, एंड दैट टू फर्स्ट 2-3 मंथ तो स्टाइपेंड ही दिया नहीं था. ये कह के कि यू हैव कम फॉर लर्निंग, मतलब आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई थी, मीन जब एग्जाम दिया था तब से आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी, लेकिन वो एग्रीमेंट नहीं हुआ था. तो तब तक के लिए सर ने कहा कि यू हैव कम फॉर लर्निंग, तो वी आर नॉट ऑब्लिग टू पे यू, इंस्टेड यू शुड बी पेइंग फॉर लर्निंग, बट चलो हम आपसे पैसे नहीं लेते. हाँ? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पे आपका जो स्टाइपेंड है ये अक्रू कब होगा? एवरी डे 100 रुपीज अक्रू होगा, राइट? मीन सपोज आपने 10 दिन काम करा है एंड उसके बाद ऑफिस चेंज करा, सीए चेंज करा, तो कैन वी से 10 दिन काम किया, 10 दिन काम में 1000 रुपए दो, कह सकते हैं, क्योंकि हर एवरी डे वो इनकम अक्रू हो रहा था. लेकिन सपोज यू वर्क फॉर 10 days, कैन यू गो एंड at the end of 10 days, या say every day when 100 rupees accruing, will you be going every day at evening? सीए को कहोगे कि आओ आज का 100 रुपए की मजदूरी दो. वो तो आपको सेकेंड नेक्स्ट मंथ में ही पे होगा. सो यहां पे वो ड्यू हो रहा है. सो हियर यू आर गेटिंग राइट टू एनफोर्स द पेमेंट. सो दिस जस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड ड्यू. ओके, इनकम टैक्स में हम इनकम कब कंसिडर करेंगे? कहने के लिए वर्ड अक्रूड है, बट ऑलवेज वेन एवर यू आर गेटिंग राइट टू एनफोर्स द पेमेंट, दैट टाइम ओनली विल बी कंसिडरिंग एज income is generated. Okay, so here it is been given accrue refers to right to receive income, whereas due refers to right to enforce the payment on accrued income. So what do you mean by this? We have already discussed with example. Okay, तो ये paragraph again read करने में कोई point नहीं है. यहां तक कोई डाउट? अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि कब हम कहेंगे कि इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया में, एंड फॉर दैट सेक्शन 9 दिया हुआ है deemed to accrue or arise in India, because several cases में अगर ये explanation ना होता then SSC would have take stand कि ये इनकम हमारा इंडिया में अक्रू नहीं हो रहा, therefore it won't be taxable. Okay, तो कौन से सिनेरियो गवर्नमेंट ने कवर किया है ये हमें सेक्शन 9 में एक एक करके देखना है. ओके, दिस जस्ट वन एक्सप्लेनेशन इज बीन गिवन. ये एक्सप्लेनेशन के ऊपर बाद में आएंगे, तो अभी रिलेट नहीं होगा. इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, देखिए कितना यहां पे. फर्स्ट, बिजनेस कनेक्शन से इनकम, प्रॉपर्टी से इनकम, एसेट और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, कैपिटल एसेट ट्रांसफर, सैलरी का इनकम, देन डिविडेंड इनकम, ये सैलरी इसी से रिलेटेड है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस एंड गिफ्ट. बस ये एक एक पार्ट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया. ओके, तो एक एक करके हमें डिस्कस करना है इसके ऊपर. एंड दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में से 8 या 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड. ओके, सेक्शन 9 पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, मतलब पूरा कैलकुलेशन रिलेटेड होगा. मतलब पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस भी डिटरमाइन करना होगा एंड उसके बाद टोटल इनकम भी कैलकुलेट करना होगा. एंड यहां पे हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा या कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा. ओके, कैन वी स्टार्ट विद सेक्शन 9? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से आगे. ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो है बिजनेस कनेक्शन वाला, ये थोड़ी देर के लिए मैं पेंडिंग रख रहा हूं. बिजनेस कनेक्शन विल बी डिस्कसिंग एट लास्ट. पहले सिंपल प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद सैलरी. तो यहां पे मैंने प्रोविजन एक एक करके दिया हुआ है एंड हर एक प्रोविजन का इलैबोरेशन नीचे दिया हुआ है. तो बिजनेस कनेक्शन मींस व्हाट, उसके पॉइंट्स क्या क्या है, ये हमें डिस्कस करना है बाद में. ये देखिए बिजनेस कनेक्शन का बस इतना ही है. इतना ही है, हार्डली 3-4 पेजेस है बिजनेस कनेक्शन. यहाँ पे यूट्यूब, गूगल वगैरह जो पैसे कमाते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी यहां से आएगी. ओके, विल फोकस ऑन सिंपल वाला पार्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी. व्हेन एंड सैलरी इनकम विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया. देखिए क्या पॉइंट दिया हुआ है. इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरी इफ इट इज अर्नड इन इंडिया, दैट इज सर्विस इफ सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया. मतलब यहां पे मुझे क्या देखना है, लोकेशन जहां पे सर्विस रेंडर की जा रही है. ओके, फॉर एग्जांपल से वी आर डूइंग जॉब एंड अपना एम्प्लॉयर है से टाटा लिमिटेड, यूनिट लोकेटेड है से मुंबई में,
जॉब हम कर रहे हैं मुंबई में, तो थ्रू आउट द ईयर आप जो सर्विस दे रहे हो, जिसके लिए आपको सैलरी इनकम मिल रहा है, वो कहां पे सर्विस दे रहे हो? मुंबई में दे रहे हो, इट इज लोकेटेड इन इंडिया। तो जो सैलरी इनकम है, से आपका सैलरी इनकम है 12 lakhs, दिस विल बी इन एनी वे टैक्सेबल इन इंडिया, दिस विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। अब सिनारियो समझिए, सैलरी रिलेटेड क्या दिया हुआ है, इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया व्हेन लोकेशन ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 9 के जो पॉइंट्स है, ये मोस्टली नॉन रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से हमें समझना है, ओके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभार नॉन रेसिडेंट का एक्टिविटी इंडिया में, एंड ही इज क्लेमिंग कि वो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हो रहा है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। देखिए, आरओआर का तो वैसे भी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होने वाला है, राइट। नॉन रेसिडेंट के केस में आपको चेक करना है कि अक्रू कहां पे हो रहा है या रिसीव कहां पे हो रहा है, क्योंकि वो अगर इंडिया में हो रहा है तो टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी, बराबर। तो ये जो प्रोविजंस लाए गए, ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉन रेसिडेंट है सारे, कि नॉन रेसिडेंट का कब इनकम हम मान के चलेंगे कि इंडिया में अक्रू हो रहा है, एंड अगर वो इंडिया में अक्रू हो रहा है तो यू ऑलरेडी नो इंडिया में टैक्सेबल होगा, राइट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, सैलरी। पहले तो बेसिक समझ में आया कि सेक्शन 9 किसके पर्सपेक्टिव से समझना है, नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ओके। सेक्शन 9 का फर्स्ट जो पार्ट है, दैट वी आर डिस्कसिंग इज सैलरी। एंड सैलरी में बहुत सिंपल मैनर में दिया हुआ है कि अगर सर्विस आप इंडिया में रेंडर कर रहे हो, देन इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ओके। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। से कोई एक पर्सन है, से मिस्टर ए, जापान का पर्सन है, जापान का रेसिडेंट है, ठीक है। से मिस्टर एच, ठीक है, ही इज अ जापानीज रेसिडेंट, वो काम कर रहा है सोनी लिमिटेड में। सोनी इज एन जापानीज कंपनी, ठीक है। उसको जो सैलरी मिल रही है, से 1 लाख येन, जापानीज की करेंसी, जापान की करेंसी येन, तो उसको सैलरी मिल रही है 1 लाख सपोज येन, ओके। अब काम कौन कर रहा है, अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेसिडेंट, कहां पे कर रहा है, जापानीज कंपनी, राइट। ही इज वर्किंग इन जापान, से टोक्यो में वो जॉब कर रहा है, एंड उसको जो सैलरी मिल रही है वो जापान में मिल रही है, राइट, उनकी करेंसी में मिल रही है। क्या इंडिया में कोई टैक्सेबिलिटी का संबंध आएगा? ऑब्वियसली कुछ संबंध नहीं। लेकिन सपोजिंग सोनी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, सोनी इंडिया लिमिटेड, एंड इट इज लोकेटेड इन सपोज मुंबई, ओके। एंड से यहां पे कोई एक टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था, कोई मशीनरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा था, एंड ही वाज अ टेक्निकल पर्सन। तो ये जो कंपनी है, अब ये कंपनी एम्प्लॉयर है, राइट। एम्प्लॉयर ने मिस्टर एच से कहा कि आप 2 मंथ के लिए इंडिया जाओ, एंड यहां पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है कोई मशीन से रिलेटेड, वो सॉल्व करके वापस आओ, ठीक है। सो थ्रू आउट द ईयर ही वाज वर्किंग इन जापान only for 2 months. For example, suppose Jan and Feb, he came to India, he was staying for the 60 days in India, and he worked here, he solved the problem, went back to Japan, okay. अब यहाँ पे throughout the year उसको जो सैलरी मिल रही है 12 लाख येन, वैसे तो वहां पे टैक्सेबल होनी चाहिए, राइट। रिसीव कहाँ पे हो रहा है, जापान में ही हो रहा है। जब वो इंडिया में काम कर रहा था तभी उसकी सैलरी जापानीज अकाउंट में ही क्रेडिट होगी, राइट। तो रिसीव्ड इज इन जापान, बट हियर व्हेन फॉर दिस 2 months he was rendering service where? Rendering service in India. So in that case we will assume that 2 months की जो equivalent salary है, that is deemed to accrue or arise in India, okay. So 2 months की salary अगर इंडिया में accrue हो रही है तो it will be taxable in India. Are you all getting? Any doubt? हाँ, दिस वॉज अ डाउट विच वॉज एक्सपेक्टिंग। अब देखिए, जापान का भी कोई इनकम टैक्स लॉ होगा, उनके हिसाब से भी उनका जो रेसिडेंट होगा, अब ये जो पर्सन है ये जापान का रेसिडेंट है, वहां पे भी नंबर ऑफ डेज स्टे के बेसिस पे होगा, तो वहां पे वो मेजर पीरियड स्टे कर रहा है, तो उनके हिसाब से वो आरओआर होगा, राइट। तो आरओआर का उनका ग्लोबल इनकम तो जापान में टैक्सेबल होना चाहिए। अब जापान का इनकम टैक्स लॉ कह रहा है कि 2 मंथ्स की जो सैलरी थी 2 लाख येन, वो तो वहां पे टैक्सेबल होना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां का आरओआर तो इट विल बी टैक्सेबल इन जापान। एंड अपना इनकम टैक्स कह रहा है क्योंकि आपने सर्विस यहां पे रेंडर करी है, तो ये 2 लाख येन इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए,
राइट? सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. क्या दोनों जगह टैक्स होगा? वैसे दोनों जगह टैक्स हो सकता है, ओके. लेकिन अपना इनकम टैक्स जो कह रहा है कि इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए, उनका इनकम टैक्स लॉ कह रहा है कि उनके यहां पे टैक्सेबल होना चाहिए. Whenever there is a contradiction, there is one agreement between the two countries. Okay, ये 2 lakhs वहां पे भी टैक्सेबल होगा, यहां पे भी टैक्सेबल होगा. इसको हम कह सकते हैं डबल टैक्सेशन हो रहा है, राइट? सो टू अवॉइड हार्डशिप टू द पीपल, इंडिया ने ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया रहता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTEE. ये आपके सीए फाइनल का पार्ट, सिलेबस का पार्ट. इंटर में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जस्ट एडिशनली, क्योंकि ये कॉमन क्वेरी है, तो आई एम जस्ट आंसरिंग टू दैट क्वेरी. अब इंडिया ने जापान के साथ ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया रहेगा. अब ये पर्टिकुलर कंट्री के साथ एग्रीमेंट होगा. अब उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि उनका लॉ कह रहा है कि वहां पे टैक्सेबल, अपना लॉ कह रहा है यहां पे टैक्सेबल. तो इन दैट केस बेस्ड ऑन सम टर्म्स दिया रहेगा कि दिस पर्टिकुलर इनकम सपोजिंग इज टैक्सेबल इन जापान, तो हम यहां पे एग्जेम्प्ट करेंगे, यहां पे अगेन टैक्सेबल नहीं करेंगे. इन सेम इनकम वोंट बी टैक्स्ड इन 2 कंट्रीज अगेन. ओके, मींस दिस एग्रीमेंट विल मेक श्योर कि सेम इनकम इज नॉट टैक्स्ड ट्वाइस इन 2 डिफरेंट कंट्रीज. ओके, अगर कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ना हो तो इन दैट केस जापान लॉ के हिसाब से वहां पे भी टैक्स पे करना होगा, इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से यहां पे भी टैक्स पे करना होगा. ओके, सो टू अवॉइड ओनली दिस double taxation avoidance agreement has been signed. Have you understood now? तो ये वैसे लॉ के हिसाब से तो यहां पे टैक्सेबल होना चाहिए. अब एक्चुअल में कहां पे टैक्सेबल होगा? यहां पे टैक्सेबल होगा, यहां पे टैक्सेबल होगा, उसके लिए आपको DTEE रीड करना होगा विद दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, अब कोविड के टाइम मेनी पीपल हु केम टू इंडिया एंड दे वर ब्लॉक्ड इन इंडिया. मेरा एक रिलेटिव था, कजिन था उसे, ही वॉज डूइंग जॉब इन यूएसए एंड छुट्टी के लिए वो इंडिया में आया था. एंड इंडिया में आया एंड उसके बाद लॉकडाउन हुआ एंड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 year ही वॉज इन इंडिया ओनली, मीन्स ही वॉज वर्किंग फ्रॉम होम. ओके, नाउ इश्यू अराइजेस कि जब हम उसका रिटर्न फाइल कर रहे थे, उसको सैलरी तो मिल रही थी यूएसए में. ओके, यूएसए के बैंक अकाउंट में उसको सैलरी डिपॉजिट हो रही थी, बट ही वॉज वर्किंग फ्रॉम इंडिया. सो सर्विस रेंडर कहां पे कर रहा था? इंडिया से रेंडर कर रहा था. तो एज पर आवर प्रोविजन ही शुड बी टैक्स्ड इन इंडिया एंड इन दैट ईयर थ्रू आउट द ईयर ही वॉज स्टेइंग इन इंडिया. 365 days he was staying in India. तो वैसे तो वो ROR हो जाएगा, सॉरी RNOR हो जाएगा, राइट? क्योंकि अर्लियर he was not staying in India. तो if he is RNOR, भले रिसीव हो रहा है अब्रॉड, लेकिन अक्रू तो हो रहा था इंडिया में, क्योंकि टीम टू अक्रू RRIs इन इंडिया बिकॉज सर्विस वाज रेंडर्ड इन इंडिया. तो इन दैट केस अपना लॉ कहता है कि वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा. सेम मैनर में यूएसए का लॉ भी कहता था कि वो उनके कंट्री में टैक्सेबल होगा, क्योंकि जॉब तो वहां का है, एम्प्लॉयर भी वहां का है, पैसे भी वहीं पे रिसीव हो रहे थे. So that time we have to refer the double taxation avoidance agreement with USA and उसमें ये लिखा था कि अगर एम्प्लॉयर वहां का हो एंड उसको पैसे वहां पे मिल रहा है तो वहां पे टैक्सेबल होगा, इट वोंट बी टैक्सेबल हियर, तो एग्जेम्प्ट होगा वो. ओके, तो सेम इनकम 2 कंट्रीज में टैक्सेबल नहीं होगा. ओके, बट एज पर लॉ इट वाज टैक्सेबल, बट फर्दर बिकॉज ऑफ DTEE वी हैव एग्जेम्प्टेड इट. हैव यू अंडरस्टूड दिस सो फार? हाँ, अगर ये ना हो तो ये इंडिया में टैक्सेबल होगा. ओके, एंड जापान में भी टैक्सेबल होगा. कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेक्शन 9 क्या कह रहा है? हमें यह देखना है कि सर्विस रेंडर कहां पे की जा रही है. ओके, इफ सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड इफ इट इज अक्रूड इन इंडिया ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया. कोई डाउट यहां तक? कैन वी प्रोसीड? अब ये रूल के लिए एक एक्सेप्शन है. अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो एंड आप जॉब कर रहे हो अब्रॉड, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय होते हुए भी आप इंडिया के बाहर काम कर सकते हो? कहां पे? मोस्टली यू माइट बी वर्किंग इन एम्बेसी, यू माइट बी वर्किंग इन कंसुलेट, राइट? एम्बेसी एंड कंसुलेट में डिफरेंस क्या होता है? कंसुलेट क्या होता है? एक ऑफिस होता है, से इंडिया का यूएसए में कंसुलेट ऑफिस है, तो कंसुलेट ऑफिस विल टेक केयर ऑफ आर पीपल, आर सिटीजन. कंसुलेट का पर्पस क्या होता है कि अपने लोग जो है, इंडियन लोग जो है, विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम. अगर उनके साथ कोई इंजस्टिस हो रहा है या से कोई वॉर वगैरह हो तो उनको हेल्प करेगा ये कंसुलेट ऑफिस. एंड एम्बेसी ऑफिस आर नॉर्मली फॉर ट्रेड रिलेशन विद दैट कंट्री. तो सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है एम्बेसी से होते हैं. ओके, तो अपनी एम्बेसी या कंसुलेट ऑफिस ऑलमोस्ट हर कंट्री में होगी, बराबर?
तो से मिस्टर ए, he is an government of India employee, but he has been posted in USA embassy. Okay, तो throughout the year 365 days वो यूएसए में काम कर रहा था, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा था. सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सर्विस वेयर इट इज रेंडर्ड? यूएसए, राइट. रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा उसका? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? क्यों रेसिडेंट? सेक्शन 6 जब पढ़ा था तब हमने कहीं पे भी देखा नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय हो तो डेज वगैरह कंसीडर नहीं करेंगे. सेक्शन 6 के हिसाब से तो आपको जस्ट डेज कंसीडर करना था. उसका इंडिया में स्टे कितना है? 0 डेज है, तो ही विल बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 6. लेकिन सेक्शन 9 क्या कह रहा है वो समझे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सेक्शन 6 के हिसाब से हो तो नॉन रेसिडेंट ही है, क्योंकि 365 डेज वो स्टे कहां पे कर रहा था? यूएसए में, राइट. लेकिन सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, भले आप सर्विस रेंडर करें अब्रॉड, फिर भी हम मान के चलेंगे कि जो सैलरी इनकम है इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. एंड इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट का सैलरी इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगा. आर यू ऑल गेटिंग? अगेन आई विल रिपीट. फर्स्ट पॉइंट, सैलरी से रिलेटेड क्या कहता है? इफ service is rendered in India, then we will assume that it is accrued in India. It will be taxable in India. Second point, if you are government of India employee and working abroad, it means service render कहां पे कर रहे हो आप? इंडिया के बाहर. फिर भी हम मान के चलेंगे कि जो सैलरी इनकम है वो इंडिया में अक्रू हो रहा है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा. क्वाइट ऑब्वियसली अगर आप इंडिया के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, भले आप काम कर रहे हो इंडिया के बाहर, थोड़ी ना पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, इंडिया के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे आप. सो एक्चुअली यू आर वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ इंडिया ओनली. सिर्फ सर्विस रेंडर कर रहे हो आप इंडिया के बाहर. ओके, अब यहां पे ये जो पार्ट, पहले तो ये पॉइंट समझ में आया कि जो सैलरी इनकम है इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, राइट. कैन वी फर्दर डिस्कस द सेम पार्ट? फर्दर क्या दिया हुआ है? ये जो मिस्टर ए है उसको जो सैलरी मिल रही है, काम कहां पे कर रहा है वो? अब्रॉड काम कर रहा है, यूएसए में काम कर रहा है. उसको जो सैलरी मिल रही है, नाउ दिस सैलरी विल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक होता है बेसिक सैलरी, दूसरा होता है अलाउंसेस, एंड थर्ड पार्ट इज परक्यूजिट्स. हैज एनीवन ऑफ यू हर्ड? अगर आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो उनका अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम देखोगे, या एक डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 16 करके, तो यू कैन चेक फॉर्म 16. उसमें दिया रहेगा सैलरी, एन नंबर ऑफ अलाउंसेस आप रीड कर सकते हो, एन नंबर ऑफ परक्यूजिट्स आप रीड कर सकते हो. फॉर्म 16 मतलब सैलरी का डिटेल होता है. ओके, सो अगर आपके कोई पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, यू कैन गो एंड चेक फॉर्म नंबर 16. ओके, हाँ, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट. जब आपको सैलरी मिल रही होती है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट से. आपको एक सैलरी मिल रहा होता है, प्लस अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, एंड परक्यूजिट्स मिल रहे होते हैं. सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, ये तो सिंपल है. What do you mean by allowances? ये allowances क्या होता है? Anyone has any idea? These are fixed monetary payment. These are fixed monetary payment given for specific expenditure. Okay, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे एक्सपेंडिचर के लिए फिक्स मॉनेटरी पेमेंट देता है. जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, मेरी कंपनी है, आप सारे एम्प्लॉय. जब भी हम प्रोविजन समझेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करना होगा. तो सैलरी में एवरी टाइम यू विल बी एम्प्लॉय, आई विल बी एम्प्लॉयर. ओके, हर एक प्रोविजन तो इसी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो से समझेंगे. ओके, सपोज आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको सैलरी दी है से 1 लाख रुपए पर मंथ. तो ये 1 लाख आपको एज अ कॉम्पनसेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप मेरे कंपनी के लिए काम कर रहे हो. यू आर गेटिंग कॉम्पनसेशन फॉर योर वर्क, राइट. सपोज यहां पे सिटी प्लेस है, सिटी से 20 किलोमीटर दूर है मेरी कंपनी. ओके, तो एवरी डे यू हैव टू ट्रैवल टू एंड फ्रो फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंस, राइट. तो 20 किलोमीटर टू एंड फ्रो मतलब एवरी डे 40 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो ओनली टू वर्क इन द कंपनी, राइट. तो आपको जो 1 लाख रुपए मिल रहा है, उसमें से सपोजिंग 10,000 ट्रैवलिंग के लिए खर्च हो रहा है, राइट. इफेक्टिवली आपको 90,000 मिल रहा है. लेकिन आपने जो काम किया उसके लिए कॉम्पनसेशन आपको 1 लाख मिलना चाहिए. सो टू अकोमोडेट सच एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयर विल गिव यू
ट्रैवलिंग अलाउंस, सपोज ट्रैवलिंग अलाउंस गिवन इज 10,000। अब यहां पे आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 5,000 हो या 50,000 हो, एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपए फिक्स्ड मॉनिटरी पेमेंट देगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई संबंध नहीं है। यहां पे आपका सैलरी पैकेज डिसाइड करते टाइम इस मैनर में डिसाइड किया जा रहा है कि आपको बेसिक 1 लाख मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस पर मंथ आपको 10,000 मिलेगा, वॉट एवर माइट बी योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ऐसे एन नंबर ऑफ अलाउंसेस मिलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिलता है, मतलब एम्प्लॉय के बच्चे के स्कूल एक्सपेंडिचर होंगे तो फॉर दैट एम्प्लॉयर गिव सम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है, एन नंबर ऑफ डिफरेंट अलाउंसेस आर बीन गिवन। फिलहाल के लिए इतना समझे। डियरनेस अलाउंस होता है। डियरनेस अलाउंस कौन से पर्पस के लिए होता है? इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं मराठी में, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ अलाउंसेस आर बीन गिवन, ओके। तो यहां पे ये जो अलाउंस दिया जा रहा है, ये इसका मीनिंग समझिए, इट इज अ फिक्स्ड पेमेंट, मतलब मंथ टू मंथ चेंज नहीं होगा। अगर आपके सैलरी पैकेज में दिया जा रहा है 10,000 पर मंथ, एवरी मंथ आपको 10,000 मिलता रहेगा irrespective of your actual expenditure, okay। so it is a fixed monetary payment for some expenditures, okay। ये allowance का मीनिंग है। perquisites, what do you mean by perquisites or perks? Anyone has any idea? एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप मेरे कंपनी के से सीईओ, ठीक है, आप कंपनी के सीईओ एंड आपको सैलरी दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, तो आपको कंपनी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स देगा। जैसे आपको कहा जाएगा कि आप ट्रैवल करने के लिए कंपनी की एक एडिशनल कार है, वो कार यूज करो, ओके। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, कंपनी के पास एक 2 BHK फ्लैट है, वो आप यूज करो, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है, कार यूज करने के लिए दिया जा रहा है। हाँ, डस्टर नहीं, एडिशनल अगर गाड़ी हो तो दिया रहता। तो डस्टर तुम्हाला देतो, मी सायकलवर येतो आता। अनदर एग्जांपल से आपको यूज करने के लिए मोबाइल फोन दिया जाता है ना। दीज आर द एक्चुअल बेनिफिट्स। जब मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CA व्हेन आई हैड ज्वाइन वन कंपनी, तो उस कंपनी की पॉलिसी थी, द मोमेंट यू ज्वाइन द कंपनी आपको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा कंपनी की तरफ से यूज करने के लिए। एंड उस टाइम कौन सा ब्लैकबेरी का फोन था वो, ओके। एंड एवरी मंथ 500 रुपए का जो आपका रिचार्ज हो गया बिल होगा, वो पोस्टपेड था, तो 500 रुपए का जो बिल होगा वो कंपनी बेयर करेगी। तो भले उससे आप पर्सनल कॉल करो या ऑफिशियल काम करो, ठीक है। तो कार यूज करने के लिए दिया जाता है, रहने के लिए घर दिया जाता है। सपोज आपको कोई लोन चाहिए, अगर आप बैंक जाओगे तो से 10%, सपोज आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए एंड बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे 10%। सपोज आई एम द एम्प्लॉयर, आई विल से कि मैं आपको 10 लाख रुपए का लोन देता हूं, आई विल चार्ज ओनली 4%, ठीक है। तो यहां पे आपको 6% का बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट्स दिए जा रहा है आपको। एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स कंपनी लैपटॉप यूज करने के लिए देगी, कैमरा यूज करने के लिए देगी, गाड़ी यूज करने के लिए देगी, क्रेडिट कार्ड देगी, आपको एवरी ईयर फ्री पैकेज दिया जाएगा, टूर पैकेज, ठीक है। मींस जिस कंपनी में काम करता है उसका एक दूसरा कंपनी था, MNC थी, उनकी पॉलिसी ये थी कि एवरी ईयर दिसंबर में एक स्पेसिफिक कैटेगरी, मैनेजरल कैटेगरी, उसके ऊपर कंपनी को एम्प्लॉय को हर साल टूर पैकेज दिया जाता था अब्रॉड वाले। तो फॉर दैट 10 डेज 15 डेज आपको हॉलीडे दिया जाएगा, एंड इन दैट 10 डेज 15 डेज यू कैन सिलेक्ट द पैकेज, से स्विट्जरलैंड पैकेज, यूरोप पैकेज वगैरह, यू कैन टेक टू टेक योर फैमिली मेंबर्स। जो भी खर्चा है कंपनी बेयर करेगी, एक्सेप्ट शॉपिंग वगैरह, रहने का खर्चा आणि ट्रॅव्हलिंग का खर्च मला नव्हता, आमच्या कंपनीत होतं, मी म्हटलं बाजूच्या कंपनीत होतं पॅकेज, मी तेवढा पिरियड थांबलोच नव्हतो। एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यहां तक एम्प्लॉय के बच्चों का स्कूल का भी जो खर्चा है वो कंपनी बेयर करती है, ओके, ऑब्वियसली फॉर इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज। सवाल ये कि ये जो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं कैश में नहीं दिया जा रहा, ये बेनिफिट्स के फॉर्म में दिया जा रहा है, गाड़ी यूज करो, घर यूज करो वगैरह वगैरह, जो भी है कंपनी का सब कुछ यूज करो। तो क्या ये बेनिफिट्स जो है क्या ये टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, गवर्नमेंट कुछ नहीं छोड़ता, ये भी टैक्सेबल होगा।
तो यहां पे जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं ये भी टैक्सेबल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज आपको यूज करने के लिए कार दी जा रही है, सो ये भी टैक्सेबल होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन रहने के लिए दिया जा रहा है तो ये भी टैक्सेबल होगा। द प्रॉब्लम इज कि कार जो है या घर जो है ये कैश में नहीं दिया जाता, इन काइंड दिया जाता है। तो टैक्सेबल अगर हम कर रहे हैं तो क्या अमाउंट टैक्सेबल करेंगे? फॉर दैट देर आर वैल्यूएशन रूल्स जो हमें सैलरी में पढ़ना है, एंड नंबर ऑफ वैल्यूएशन रूल्स आर देयर। ओके, तो दीज ऑल बेनिफिट जो अभी मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल बताया, हर एक परक्यूजिट्स या बेनिफिट्स के वैल्यूएशन रूल्स है। तो उस वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से हमें वैल्यू निकालना होगा, एंड दैट वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल सैलरी। छोटा सा छोटा अगर आप कोई से चॉकलेट भी सच फ्री में दे रहे हो वो भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। गवर्नमेंट लीव्स नथिंग, एंड ये अगर नहीं होता तो लोग इसका टैक्स प्लानिंग में यूज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका पैकेज है, सैलरी पैकेज है 12 लाख, तो टैक्स किस पे लगना चाहिए? 12 लाख पे लगना चाहिए। 12 लाख पे टैक्स कितना आएगा? बेसिक याद है कुछ? बेसिक टैक्स 1,72,500, राइट। 10 लाख के ऊपर यू डोंट इवन रिक्वायर कैलकुलेटर फॉर दिस। 10 लाख के ऊपर कितना इनकम? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 30% मीन 60,000, एंड 10 लाख तक तो आपको ऑलरेडी पता है 1,12,500, तो 1,12,500 प्लस 60,000 172,500, राइट। अब मिस्टर ए एम्प्लॉय है, अब उसके फिक्स्ड कुछ ना कुछ तो खर्चे होंगे। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर सपोज 2 लाख, उसकी कार है तो कार का से 1 लाख रुपए फिक्स पूरे साल का खर्चा है, ठीक है। वो रेंटेड हाउस में रह रहा है तो रेंट जो पे कर रहा है सपोजिंग 3 लाख, मतलब ये 6 लाख एम्प्लॉय के फिक्स्ड खर्चे है। ओके, अज्यूमिंग ये परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होता तो एसएससी या एम्प्लॉय क्या करते समझिए, मिस्टर ए का 12 लाख की सैलरी है, उसमें से ये 6 लाख से उसका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। उसके पास बैलेंस कितना बच रहा है? 6 लाख, लेकिन टैक्स तो जा रहा है 12 लाख पे, राइट। अब ये एम्प्लॉय कहेगा एम्प्लॉयर से कि आप हमें इंस्टेड ऑफ पेइंग 12 लाख सैलरी बस 6 लाख की सैलरी पे करो, ओके, एंड हमें चिल्ड्रन एजुकेशन एज अ बेनिफिट दो, ओके। तो जो बच्चों की स्कूल फीस है वो आप इंस्टेड ऑफ गिविंग मी सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय पे करेगा, आप क्या करो डायरेक्टली हमें एज अ बेनिफिट दो कि आपके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा कंपनी उठाएगी। तो कंपनी एम्प्लॉय के लिए कितना खर्च कर रही है? 2 लाख रुपए, राइट। इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग कार, खुद की कार, एम्प्लॉयर ने यूज करने के लिए कार दी है, राइट, एंड कंपनी 1 लाख रुपए उसके लिए खर्चा कर रही है। इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय स्टेइंग इन रेंटेड हाउस, कंपनी के पास बहुत सारे क्वार्टर्स है, आप यूज करने के लिए दो, ठीक है, तो वो क्वार्टर्स अब एम्प्लॉय यूज करेगा, एंड ये अब खर्चा जो है उसके सेव होंगे, एंड कंपनी से कहेगा कि आप हमें 6 लाख की सैलरी दो। अगर ये पार्ट टैक्सेबल नहीं होता, एम्प्लॉय वुड बी पेइंग टैक्स ऑन ओनली दिस, एंड यहाँ पे टैक्स कितना आता? सिर्फ 32,500, ही वुड बी सेविंग ऑलमोस्ट 1,40,000, राइट। तो पहले जो उसके पास बैलेंस रह रहा था 6 लाख, अभी भी 6 लाख उसकी सैलरी है, एंड पहले जो फिक्स खर्चा जो कर रहा था वो एम्प्लॉयर से एज अ बेनिफिट के फॉर्म में लेगा, राइट। तो अगर ये बेनिफिट टैक्सेबल ना होता तो इस तरह के कॉमन टैक्स प्लानिंग हो सकती, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सारे बेनिफिट्स को टैक्सेबल करा हुआ है। ओके, सिंपल वर्ड्स में एम्प्लॉयर से आपको कैश मिले या कोई काइंड में गिफ्ट मिले या कोई भी सर्विस एडिशनल बेनिफिट मिले, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रोविजन, ये जस्ट थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर रहे थे। कमिंग बैक टू आवर प्रोविजन, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो and say you are working in USA, you are rendering service in USA, still we will assume that it is deemed to accrue or arise in India, right? तो जो सैलरी इनकम है, सपोज एम्प्लॉय 12 लाख रुपए सैलरी अर्न कर रहा है, तो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। अब ये सैलरी में बेसिक सैलरी हो गया, अलाउंस होंगे एंड परक्यूजिट होंगे। इसमें से ये अलाउंस एंड परक्यूजिट जो है दैट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(7). सिर्फ बेसिक सैलरी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। I'll repeat, suppose you are a government of India employee, आप अपने गवर्नमेंट को तो एम्प्लॉय हो लेकिन काम कहां पे कर रहे हो? यूएसए में काम कर रहे हो, ओके। तो आपको जो टोटल सैलरी मिल रही है इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9, राइट। लेकिन उसमें से सिर्फ बेसिक टैक्सेबल होगा, सारे अलाउंसेस एंड परक्यूजिट जो आपको इंडिया के बाहर मिल रहे हैं फॉर वर्किंग इन यूएसए फॉर आवर गवर्नमेंट, तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 7। Have you all understood the provision?
आर यू ऑल अवेक? श्योर? ये प्रोविजन रीड करो, रीड दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ. ये मत रीड करो, ये फिलहाल पेंडिंग रखो. क्वेरी अमेरिकेचे मला काय कळलं काय म्हणलं? अमेरिका इंडियन गव्हर्नमेंट, हां American government, double taxation avoidance agreement, that will be exempted. Okay, he will be rendering service in USA. He's staying in USA throughout 365 days. So as per USA income tax, he might be resident, right? But जो इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी अर्न कर रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल होता है. सपोज वहां पे वो जॉब करने के बाद कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहा है, से 10 to 6 ही इज वर्किंग एंड शाम को कोई रेस्टोरेंट वगैरह चला रहा है या से कोई गाड़ी वगैरह चला रहा है, ठीक है, तो उससे जो इनकम आएगा वो यूएसए में टैक्सेबल होगा बिकॉज ही इज वर्किंग एज अ बिजनेस ओवर देयर, तो दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. लेकिन सैलरी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. वैसे तो अक्रू इंडिया में हो रहा है, उनका लॉ भी कहेगा कि इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया क्योंकि रिसीव तो उनको वहां पे हो रहा है, राइट? अगर वो काम वहां पे कर रहे हैं तो वहीं पे उनको पैसे मिलेंगे. रिसीव वहां पे हो रहा है तो उनके लॉ के हिसाब से भी वो वहां पे टैक्सेबल होगा. बट सेम इनकम वोंट बी टैक्सेबल इन 2 countries बिकॉज ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. दैट पर्टिकुलर इनकम विल बी टैक्स इन इंडिया एंड अगर वहां पे उनका अगर कोई एडिशनल बिजनेस या कोई एडिशनल एक्टिविटी हो एंड वहां से पैसे कमा रहे वो यूएसए में टैक्सेबल हो. ओके, have you read? And ये एक point, third point, if any income under the head salary payable for rest period or leave period which is preceded and succeeded by service rendered in India and forms part of service contract of employment shall be regarded as income earned in India. कुछ समझ में आया? To understand this point, first try to understand, whenever we are on holiday or leave, in some cases you will be getting leave with pay. In some cases you will be getting leave without pay. What do you mean by this? Leave with pay मतलब क्या? भले आप छुट्टी ले रहे हो लेकिन आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन नहीं होगा. ओके, मतलब से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज हॉलीडे पहले से अलाउ करके रखता है. ओके, सपोज आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपसे कहा कि पूरे साल में आप 30 डेज की छुट्टी ले सकते हो. यू कैन टेक हॉलीडे फॉर 30 डेज. ओके, से आपकी पर मंथ सैलरी है 1 लाख रुपीज. इन मंथ ऑफ जैन से यू वर्क फॉर ओनली 20 डेज, 10 डेज यू आर ऑन हॉलीडे. ओके, एंड सैलरी इज विथ पे. मतलब ये जो 10 दिन आप छुट्टी पे थे आपको सैलरी पूरी 1 लाख की मिलेगी या सिर्फ 20 डेज का प्रोपोर्शनेट मिलेगा? 1 लाख पूरी मिलेगी, राइट? क्योंकि आपको 30 डेज ऑलरेडी अलाउड लीव्स था, राइट? उसमें से वो लेस होगा, आपकी सैलरी कट नहीं होगी. ओके, सो यू विल बी गेटिंग टोटल 1 लाख फॉर दिस 10 डेज. इवन यू आर ऑन हॉलीडे यू विल बी गेटिंग सैलरी फॉर दोस 10 डेज. ओके, विदाउट पे मीन्स आपको कोई अलाउड लीव दिया ही नहीं है. सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख एंड यू वर्क फॉर ओनली 15 डेज, रिमेनिंग 15 डेज यू आर ऑन हॉलीडे, तो आपको सिर्फ 15 डेज जो आपने काम किया उसकी सैलरी मिलेगी. रिमेनिंग 15 डेज जो आपने छुट्टी लिया था उसकी कोई सैलरी नहीं मिलेगी. नॉर्मली जैसे आर्टिकलशिप, अगर आप से स्टाइपेंड है आपका 3000 एंड 15 दिन आप काम करते हो, रिमेनिंग 15 दिन आप ऑफिस नहीं जाते, तो डेफिनेटली आपका सीए सिर्फ 1500 रुपये ही देगा, राइट? हॉलीडे पीरियड का आपको स्टाइपेंड अलग से नहीं देगा. इट वोंट बी विथ पे. ओके, तो यहां पे कमिंग बैक टू नाउ प्रोविजन, व्हाट इज बीन गिवन. सपोज आप जॉब कर रहे हो एंड से थ्रूआउट द ईयर यू आर वर्किंग इन इंडिया, यू आर रेंडरिंग सर्विस इन इंडिया. ओके, से फ्रॉम अप्रैल, मे, June till November you were rendering service in India. Suppose December and Jan you have taken holiday and you went on world tour. Okay,
एंड फेब मार्च यू रेज्यूम बैक योर जॉब, आपने इंडिया में जो सर्विस थी वो रेज्यूम करिए। ओके, आपकी पर मंथ की सैलरी है 1 लाख रुपीज। ओके, तो यहां पे 12 मंथ्स में से 10 मंथ्स तो आपने सर्विस रेंडर करा, तो 10 लाख तो इन एनी वे इंडिया में टैक्सेबल होगा क्योंकि आपने सर्विस रेंडर किया है फॉर 10 मंथ्स। नाउ फॉर 2 मंथ्स इट वाज विद पे, मतलब आपको 2 लाख सैलरी तो मिला है, लेकिन क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, दिस इज द इशू। अब अगर ये क्लॉज नहीं होता तो एसएससी वुड हैव सेड कि फॉर दिस 2 मंथ्स आई वाज नॉट रेंडरिंग सर्विस इन इंडिया, आई वाज ऑन वर्ल्ड टूर, इनफैक्ट आई वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया आल्सो, राइट। तो आपका लॉ क्या कहता है, सेक्शन 9, अगर आप इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहे हो तो इंडिया में टैक्सेबल। यहां पे तो मैं वर्ल्ड में घूम रहा था, आई वाज नॉट रेंडरिंग सर्विस इन इंडिया, तो ये 2 लाख इंडिया में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। दिस कुड हैव बीन कंटेंशन ऑफ द एसएससी, इसीलिए क्लॉज लाया गया कि अगर आप रेस्ट पीरियड या हॉलीडे पीरियड पे हो, ओके, एंड इट इज प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड, प्रीसीडेड मतलब छुट्टी के पहले, एंड सक्सीडेड मतलब छुट्टी लेने के बाद, it is preceded and succeeded by service rendered in India. So before holiday you are rendering service in India, after holiday you are rendering service in India. Then that case, for that holiday period we will assume that it is accrued or arise in India, it will be taxable in India only. अब ये एक्सप्लेनेशन की वजह से एसएससी ये कह नहीं सकता कि 2 मंथ्स के लिए मैं इंडिया में था ही नहीं तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एनी डाउट सो फार? बस इतने 3 पॉइंट्स आपको याद रखना, इनफैक्ट 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एंड सैलरी इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ लोकेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड इज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकंड पॉइंट, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, सर्विस आप रेंडर कर रहे हो इंडिया के बाहर, फिर भी हम मान के चलेंगे इट इज अक्रूड इन इंडिया, राइट। थर्ड पॉइंट, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, सैलरी इनकम तो इन एनी वे इंडिया में टैक्सेबल होगा, लेकिन allowances and perquisite will be exempt under section 10(7). ओके, दुनिया भर के एग्जाम्पशन वैसे सेक्शन 10 में दिए हुए, जैसे आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि डिडक्शन 80 में दिया है, तो सारे एग्जाम्पशन 10 में दिया था। हमने डिस्टिंक्शन लिखा था एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन का, उसमें हमने लिखा था कि एग्जाम्पशंस ऑल आर बीन गिवन इन सेक्शन 10 एंड डिडक्शंस आर बीन गिवन इन सेक्शन 80। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट कि इफ यू आर ऑन हॉलीडे पीरियड, holiday period is preceded by service rendered in India, succeeded by service rendered in India, तो holiday period वाली जो सैलरी है वो भी हम मान के चलेंगे it is accrued in India. Have you all understood? एक एग्जाम का क्वेश्चन आंसर मुझे आप बताओगे। Important question. This was an exam question. Read. Have you read this paragraph? Now, based on this paragraph, first tell me what will be his residential status? Resident or non-resident? Non-resident, क्योंकि 31 मार्च 23 को इंडिया के बाहर गए। आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 23 से। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ही वाज इन कनाडा एंड ही did not visited India anytime during the previous year. Means throughout the year 366 days he was staying in Canada. तो उसका स्टे इंडिया में कितना है? 0 days, राइट। तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन में कवर हो सकता है क्योंकि इंडियन सिटीजन है गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी थी, लेकिन वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। Tell me what will be his total income now? How much? 6 lakhs? Everyone getting 6 lakhs? अब यहाँ पे
ये सैलरी के यहाँ पे ब्रैकेट में कंप्यूटेड क्या दिया हुआ है, देयर इज वन डिडक्शन इन सैलरी, ओके, 50,000 का डिडक्शन मिलता है, यानी कि अगर मेरी सैलरी है 10 लाख तो उसमें से 50,000 स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने डिडक्शन दिया हुआ है विदाउट एनी कंडीशन, तो मेरी टैक्सेबल सैलरी होगी 9,50,000, ओके। तो सपोज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सैलरी इज 6 लाख फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 6 लाख में से डिडक्शन 50,000 लेस करके नेट सैलरी 5,50,000 टैक्सेबल करेंगे। एंड व्हेनेवर इट इज बीन गिवन इन ब्रैकेट कंप्यूटेड, मतलब डिडक्शन लेस करके ही दिया हुआ है आपको 5 लाख, ओके। तो 5 lakhs will be the taxable salary, okay. हाँ, so total income as you said how much, 6 lakhs na, it is correct. First of all he is a non-resident but then he is working for government of India, so irrespective of the location where service is rendered it will be deemed to accrue or arise in India, तो क्या deemed to accrue or arise in India होगा, salary income, लेकिन जो allowances and perquisite मिलेंगे वो total exempt होगा, तो here this 5 lakhs will be taxable, ये अलाउंस जो है 4 लाख वो एग्जम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया, अब ये इंडिया में ही रिसीव हो रहा है, बैंक तो इंडिया में लोकेटेड है, तो ये 1 लाख इंडिया में टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चरल इनकम इन नेपाल, अब एग्रीकल्चरल लैंड अगर ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में दिया हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो वो एग्जम्प्ट है, अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है तो एग्जाम नहीं है, वो टैक्सेबल है, ओके। अब आपने अगर मॉड्यूल देखा हो तो बेसिक चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम पे भी ढेर सारा एक्सप्लेनेशन है, मैंने एग्रीकल्चर इनकम का कोई पार्ट यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि आपके नोट्स में मैंने एक सेपरेट चैप्टर कवर किया एग्रीकल्चर इनकम। तो एट दिस स्टेज एग्रीकल्चर इनकम पे डिस्कस करना थोड़ा एडवांस लेवल का डिस्कशन होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है पीजीपी से भी रिलेटेड है, तो वी हैव स्किप दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है एंड वहां से आप कोई एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है, ओके। बेसिकली गवर्नमेंट अपने इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट देगा, फॉरेन के फार्मर्स को थोड़ी ना बेनिफिट देगा, ओके। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया के बाहर हो तो फुल्ली टैक्सेबल, ये याद रखिए, ओके। तो 2 लाख वैसे तो टैक्सेबल है लेकिन अक्रिव कहां पे हो रहा है, इंडिया के बाहर, रिसीव कहां पे होगा, अब दिया नहीं, सो वी कैन राइट अजम्पशन की इट इज इंडिया के बाहर, ओके। एंड एसएससी कौन है, आरओआर या एनआर, एनआर, तो द इनकम रिसीव्ड अब्रॉड accrued abroad won't be taxable in India, it will be taxable abroad, okay. Income from house property Nepal, same assumption, it will be taxable abroad. Have you all understood? This was an exam question which was been asked for 6 marks. Can we write down this question, answer of this question? क्या है, कंटिन्यूसली मैं प्रोविजन डिस्कस कर रहा हूं तो आपके आंखें देख करके समझ में आ रहा है, कुछ लिख लेते थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 3 ना, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, 3rd स्टडी मॉड्यूल, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 2.25। राइट डाउन। अब यहां पे आपको सब कुछ रेफरेंस लिखना है, सेक्शन 6 का भी रेफरेंस लिखना है एंड सेक्शन 5 का भी रेफरेंस लिखना है, ओके। एंड देन यू हैव टू शो द कैलकुलेशन। काय चाललंय, काय आलं पंकज विषय हाय की सुरू, बंद करायचं, राइट डाउन। फर्स्ट point, as per section 6, देखा जाए तो 6(1) है but I am skipping the subsections, okay. So as per section 6, an individual is said to be resident if he satisfies any one of following basic condition.
First, he slash she stays in India during previous year for 182 days or more. Second, he or she stays in India during previous year for 60 days or more and 365 days or more during 4 immediate preceding previous year. Then second point, since क्या नाम क्या है इसी जगह, डेविड, since Mr. David was not present in India during previous year 23-24, he is non-resident for AY 24-25. नॉन रेसिडेंट को अंडरलाइन करेंगे. Then third, as per section 5, any income if received slash deemed to be received or accrued slash deemed to be accrued in India, then such income shall be taxable in India, even in hands of non-resident. फोर्थ, यहाँ पे हमें इनकम भी कैलकुलेट करना है, तो सेक्शन 6 के बेसिस हमने रेसिडेंशियल स्टेटस लिखा है. अब इनकम कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9 का रेफरेंस आएगा. सो ऑल दोस पॉइंट्स यू हैव टू राइट. फोर्थ पॉइंट, एज पर सेक्शन 9, Indian citizen who is employee of Government of India, Indian citizen who is employee of Government India, comma, salary income, his salary income, Indian citizen who is employee of Government of India, his salary income shall be deemed to accrue
or arise in India even if he is rendering service outside India. Indian citizen who is employee of government of India, his salary income shall be deemed to accrue or arise in India even if he is rendering service outside India. Done? तो ये सारे हमने सेक्शन एक्सप्लेन किया. Now we need to show his computation of total income. So we can write fifth point, computation of. क्वेश्चन क्या है? Compute gross total income. The computation of gross total income. Right hand side, assessment year 24-25. Quickly complete. Serial number, particulars, rupees. Serial number A, salary ब्रैकेट में कंप्यूटेड 5 lakhs आउटर कॉलम में, बी फॉरेन अलाउंस इनर कॉलम में 4 lakhs, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(7) 4 lakhs and then nil. This is how you will be presenting an exemption. पहले इनर कॉलम में इनकम लिखेंगे एंड जो एग्जाम्पशन वाले अमाउंट है वो लेस करेंगे एंड देन आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखेंगे. सो यू माइट बी रिमेंबरिंग एग्जाम्पशन का मीनिंग क्या था? द बेनिफिट जो इनकम का पार्ट ही नहीं होगा. तो यहां पे इनकम में इंक्लूड करने से पहले हमने लेस किया हुआ है. ओके, तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(7), इंटरेस्ट ऑन FD from bank in India 1 lakh. D, income from agriculture in Nepal. यहाँ पे डैश लिखेंगे एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन द ब्रैकेट. assumed as received in Nepal. कहां पे रिसीव हुआ वो दिया नहीं है. आखिरी तो भले इंडिया के बाहर हो रहा है बट हम मान के चल रहे कि रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है, इसलिए वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. assumed as received in Nepal. and next क्या था? हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल डैश. सेम assumption, assumed as received in Nepal hence dash. इधर आप इस तरह से यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज नोट्स लिखना होगा कि ये तो हमने इनकम एक्सक्लूड क्यों किया, इग्नोर क्यों किया है. यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर विथ नोट्स. हमने यहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है. सो राइट डाउन ग्रॉस टोटल इनकम 6 lakhs. Done. So we'll conclude for now. We'll continue with these provisions tomorrow. Tomorrow we'll be discussing one interesting case law. वोडाफोन की केस लॉ थी 2011 की, जिसमें वोडाफोन पे ऑलमोस्ट 11,000 crores की पेनल्टी लगाई गई थी.